हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसन ट्यूटोरियल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेक्टर्स टॉपिक खत्म करने से पहले मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। नाउ फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी आपने ट्राइंगल लॉ पढ़ लिया है, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया है। अब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बताया जाता है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, सपोज मेरे पास ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है। हमने ए वेक्टर को ऐसे बनाया और जो बी वेक्टर होगा वो ए वेक्टर के हेड से स्टार्ट होगा। अब देखो ए वेक्टर मेरे पास ये है, इस ए वेक्टर की टेल ये है और हेड ये है, तो जो बी वेक्टर होगा उसकी जो टेल होगी वो ए वेक्टर के हेड से ज्वाइन होनी चाहिए। यानी कि आप अगर मान लो कि ये जो कैप वाली साइड है ये एक इसकी कैप की तरह, हेड की तरह काम कर रही है और ये वाला पार्ट होगा ये टेल की तरह काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे लेकर चलना है कि हमें कोई भी जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो इस तरफ से इस तरफ दिखा रहा है, तो जो नेक्स्ट हम वेक्टर बनाएंगे वो भी उस तरफ ही जाना चाहिए। यानी कि एक प्रॉपर एक रेल बननी चाहिए, ठीक है, ट्रेन बननी चाहिए। तो हमने कैसे बनाया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, जो इसकी कैप थी वो दूसरे वाले जो वेक्टर होगा उसकी टेल से ज्वाइन होगा। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया ऐसे। तो सपोज़ कि ये वाला जो वेक्टर है वो बी वेक्टर है। देन हमने जो सी वेक्टर बनाया वो सी वेक्टर सपोज़ कि हमने ऐसे बना दिया, ये हमारा है सी वेक्टर। तो अब इसमें नोटिस करो कि क्या चल रहा है, जो एरो है ना, एरो उसकी डायरेक्शन सेम चल रही है, मतलब वो एक तरह से ये ऐसे गया, देन ऐसे गया, देन ऐसे गया, ठीक है। तो हमें ऐसे एडिशन करनी है। अब बात आती है रिजल्टेंट वेक्टर की। मैंने क्या बोला, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो इसमें क्या हमने तीन वेक्टर्स ले लिए हैं। अब इन तीनों वेक्टर्स को प्लस कैसे करना है अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ, वो अब देखना। अब जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा जो फर्स्ट आपका वेक्टर था, सबसे फर्स्ट वेक्टर था और जो लास्ट वेक्टर था, इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट वेक्टर की टेल ज्वाइन होगी और लास्ट वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड ज्वाइन होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की टेल देखो फर्स्ट वाली की टेल से अलाइन कर रही है, ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है वो सी वेक्टर के हेड से अलाइन कर रहा है। तो ये हमारे पास होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो हमें इनको सिंपली प्लस करना होता है और ये है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड पॉइंट जो है वो रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था, जिसमें हमने कंपोनेंट्स यूज़ किए थे, अगर आपको याद हो, ठीक है। हमने उसमें काफ़ी बड़े डेरिवेशन की थी और उससे हमने एक आंसर निकाला था मैग्नीट्यूड का। अब वो मैग्नीट्यूड का आंसर देखो, सबसे पहले तो मैं आपको वही बता देता हूँ कि वो आपको ईजी वे में कैसे याद करना है, ठीक है। अब आप जैसे सपोज़ कि आपके पास न्यूमेरिकल आया तो बार बार उसको सॉल्व करके थोड़ी निकालोगे आंसर, ठीक है। वो तो एक हमने एक्सपेंडेड फॉर्म की थी। अब उसको याद कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो वो देखो। अब जो हमारा फाइनल आंसर आया था उस डेरिवेशन के अंदर, तो उसको आपको ऐसे याद रखना है। आपको पहले क्या करना है, बी सी की फॉर्म लिखनी है, ठीक है। आपको पता है कि हमारे तीन कंपोनेंट्स आए थे, एक आई कैप की तरफ, एक जे कैप की तरफ और एक के कैप की तरफ। आई कैप की तरफ यानी कि आई कैप ये किस तरफ होता है, एक्स की तरफ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड और ए बी सी, ये हमारे पास तीन तरह की चीज़ें थी। तो आपको क्या करना है कि अगर आई कैप है तो यानी कि एक्स है मेरे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए को हटा देना है, ठीक है। सिंपल सी बस ट्रिक्स आपको याद रखनी है कि एक्स मैंने यूज़ कर लिया तो मुझे ए यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट वाले जे कैप के टाइम पर क्या होगा कि जब हम जे कैप यूज़ करेंगे, यानी कि मैंने वाई यूज़ कर लिया, तो वाई वाले केस में क्या होगा कि हम बी यूज़ नहीं करेंगे, ए और सी यूज़ करेंगे। तो देखो हम कैसे बना रहे हैं फॉर्मूला। पहले मैंने क्या लिखा, बी सी लिखा, देन मैंने लिखा सी बी, बी सी माइनस सी बी, ठीक है। मैंने बी सी से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर क्या चीज़ मिस है, ए मिस है। ए यानी कि किससे अलाइनमेंट कर सकता है, एक्स के साथ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये आई कैप का कंपोनेंट है, ठीक है। जो आई की डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो है बी सी माइनस सी बी। अब यहाँ पर क्या होगा, हम 1 और 2 लगा देंगे, सेम ऐसे ही 1 और 2 लगा देंगे, ये बन जाएगा। अब आगे सिंपल, बस बहुत ईजी है, बी सी का काम हो गया। अब आपको लाइन वाइज चलना है, बस आपको क्या करना है, ए से बी, बी से सी, देन फिर से सी से ए, हमें ऐसे घूमना बस। ए से अभी हमारा कौन सा हुआ, बी सी हुआ है। अब हमें क्या करना है, सी ए पर काम करना है। तो हम दोबारा से लिखेंगे सी ए माइनस ए सी, ऐसे लिख दिया। और अभी इसमें क्या मिस है, बी मिस है, बी यानी कि जे,
तो हम जे कैप लगा देंगे यहाँ पर, और सिमिलरली हम यहाँ पर 1 2 1 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड कंपोनेंट। अब बात आती है थर्ड कंपोनेंट की। हमने बी सी कर लिया, सी ए कर लिया, अब किसकी बारी आएगी, ए बी की बारी आएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी माइनस बी ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा के कैप, और यहाँ पर आएगा 1 2 1 2। तो ये तो हमने निकाला था आंसर डेरिवेशन से। ठीक है, और ये मैंने आपको तरीका बताया कि आप इसको शॉर्टकट में कैसे फटाफट फार्मूला लर्न कर सकते हो। तो एक ट्रिक है लर्न करने की फार्मूले की। ठीक है, अब देखो, अब सपोज़ कि ये भी आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आप भूल गए हो इसको, तो एक और तरीका क्या है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, वो है डिटर्मिनेंट का। आपको क्या करना है कि सपोज़ आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू, हम कैपिटल ए मान लेते हैं कि कैपिटल ए वेक्टर मेरे पास है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ये कैप्स का आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर्स होते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। फिर दूसरा वेक्टर हमारे पास है बी वेक्टर, जिसका एक्स कंपोनेंट है B1 और वाई कंपोनेंट है, सॉरी मैं यहाँ पर A2 लिख देता हूँ, A2, और वाई कंपोनेंट क्या होगा B2, और Z कंपोनेंट क्या होगा C2। ये मेरे पास हैं दो वेक्टर्स। हमें क्या करना है, इससे करना है क्रॉस प्रोडक्ट। अब पिछली वीडियो में जो हमने सीखा था उसमें क्या था कि हमने डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट किया था उसमें, ठीक है, और ये आंसर आया था हमारे पास। अब यही आंसर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और वो फास्ट निकलेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने करना है उसका आपने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आपको इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रखना होगा, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। अब ए वेक्टर में कौन से कंपोनेंट्स हैं, A1 B1 C1, और बी वेक्टर में कौन से कंपोनेंट्स हैं, A2 B2 C2। अब आपने अगर मैथ में डिटर्मिनेंट्स किया हुआ है तो आपको पता होगा कि इसके कंपोनेंट्स कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करना होता है, सपोज़ कि आपको नहीं पता डिटर्मिनेंट कैसे निकालने होते हैं, तो अब मैं आपको वो बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आई कैप को चुनना है। ठीक है, ये आई कैप एज ए आप लगा लो कि हेडिंग की तरह काम कर रहा है, ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है। हमें अब सबसे पहले आई कैप को यूज़ करना है। तो आई कैप के साथ नीचे और ऊपर, ठीक है, यानी कि कॉलम वाइज और रो वाइज जो भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, इन सबको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जो भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे उसको हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज यानी कि हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो मतलब अगर मैं आई कैप की बात कर रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन में ये वाला और ये वाला, ये दोनों हो जाएंगे फ्रीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे आई कैप, या फिर हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं यहाँ पर कि मैंने आई कैप को यूज़ किया। अब जब मैंने आई कैप को यूज़ किया तो इसके रो वाइज और कॉलम वाइज में सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको याद रखना कि इसको ऐसे और इसको ऐसे, जो बचेगा हमारे पास, हमने क्या किया, इन सबको तो फ्रीज कर दिया, तो यही चार बचे थे ना हमारे पास। तो हमने क्या करना है, ऐसे नीचे से ऊपर और इधर से नीचे से ऊपर। अब देखो B1 C2 जब मल्टीप्लाई किया तो बना B1 C2। अब जब आप इधर से उधर जाओगे ना, ये नेगेटिव साइन लेकर आएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो ये बनेगा C1 B2 माइनस C1 B2। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, है ना सेम बिल्कुल। तो वो आपने कितनी बड़ी डेरिवेशन करके निकाला था, ये डायरेक्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये वैसे तो आपको फॉर्मूला याद करना चाहिए, आपको जल्दी आंसर आएगा, लेकिन सपोज़ कि आप भूल रहे हो कुछ तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो डिटर्मिनेंट को। ठीक है, देन हमारे पास अब बात आती है जे कैप की। अब देखो जे कैप के टाइम पर हमें क्या करना है, जब भी हम सेकंड वाले कॉलम पर आएंगे ना, जब भी हम सेकंड वाले की बात कर रहे होंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगाना है आपने। तो यानी कि ये जो जे कैप आएगा ना, नेगेटिव साइन पहले से ही साथ में लेकर आएगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का साइन लगाना है, याद रखना है इसको। जब माइनस का साइन लगाया तो अब हमें क्या करना है कि जे कैप के नीचे और उसके कॉलम वाइज और रो वाइज जो भी एलिमेंट्स हैं सबको फ्रीज कर देना है। तो अभी हम क्या फ्रीज करेंगे, ये जे कैप हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले तो नेगेटिव लगा दिया, याद रखना कि नेगेटिव लगाना है, और बाहर आ गया हमारे पास जे कैप। ठीक है, अब देखो जे कैप के यहाँ पर और ये वाला, ये सब कुछ फ्रीज हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, ये चारों बचे हैं ना, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, देख पा रहे हो साफ। अब हमें क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे करना है, इतना याद रखना, जो बचेंगे उन्हीं को करना है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बनाएगा A1 C2, ये बनाएगा A1 C2।
जब इधर से उधर मल्टीप्लाई होगा याद होगा आपको नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है। ये तो प्रोसेस चलेगा, जो ये वाला नेगेटिव है ये सेंटर वाला अपने साथ लेकर आता है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। वो अपना अलग से माइनस है, ये अलग से, ये तो अपना चलता ही आ रहा है माइनस, ठीक है। तो A2C1 आएगा, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं C1A2 और बीच में लगा दिया माइनस, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो ये वाला और ये वाला, अब ये बोलोगे आप कि ये तो सेम ही नहीं हो रहा, ठीक है। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी हम माइनस को अंदर लेकर जाएंगे, ठीक है। जब माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर हम इसको उल्टा लिख देंगे तो ये क्या बनेगा C1A2 माइनस A1C2 और ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस अंदर जा चुका है। अब देखो दोनों सेम हो गए हैं, ठीक है। देन हमारे पास अब नेक्स्ट आता है K कैप वाला। नेगेटिव साइन सिर्फ J कैप लेकर आएगा अपने साथ, बाकी सभी अपना पॉजिटिव चलेंगे, ठीक है। तो अब K कैप आ गया, K कैप की बारी आई, तो K कैप की नीचे और ऊपर सब कुछ फ्रीज हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये 4 बचेंगे। ये बनेगा A1B2 माइनस B1A2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A1B2 माइनस B1A2। तो ये हमारे पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें क्या है कि कई बच्चों को ये वाला डाउट रहता है कि जैसे कि हमने बताया था कि आपको राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है कि x से y जा रहे हो तो आपको z की तरफ मिलेगा, ठीक है। यानी कि i और j को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको k की डायरेक्शन में मिलेगा। तो उसमें कन्फ्यूज़न ये होती है कि नेगेटिव साइन कहाँ पर लगेगा, प्लस k कहाँ पर आएगा, माइनस k कहाँ पर आएगा, या फिर प्लस या माइनस i कैप कहाँ पर आएगा, उस चीज़ में बहुत डाउट रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक और है। हमें क्या करना है कि सपोज़ कि मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा प्लस और एक सर्कल मैंने और बनाया, यहाँ पर मैंने लिखा माइनस। तो अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लस डायरेक्शंस किस केस में आएंगी और माइनस डायरेक्शंस किस केस में आएंगी, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, आई कैप लिखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा जे कैप और यहाँ पर मैंने लिखा के कैप। अगर तो हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर तो हम चलेंगे क्लॉकवाइज तब तो हमारी जो डायरेक्शंस आएंगी वो पॉजिटिव फॉर्म में आएंगी। अगर हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हम इसको पहले यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। यानी कि अगर हम ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली साथ में आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं देखो आई कैप और जे कैप को क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो उसका आंसर क्या आएगा, आई से जे जा रहे हैं तो के कैप आंसर आ जाएगा, के कैप आंसर आएगा, ठीक है। और इधर से देखो इधर के कैप कैसे आएगा, अगर हम जे से आई जाए तब हमारा आंसर के कैप आएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस का साइन लगा के, ठीक है। हम इसको तब लिख सकते हैं के कैप के बराबर, सॉरी यहाँ पर आई कैप आएगा। आ गया समझ आपको? मतलब क्या है कि अगर आपको जे से आई की तरफ जाओगे तो नेगेटिव साइन वो साथ लेकर चलेंगे तब जाकर वो के कैप पर पहुँचेगा, ठीक है। तो जे से आई गया, ये अपने साथ नेगेटिव साइन साथ लेकर आ रहे हैं कि हाँ भाई हम नेगेटिव ही हैं, अब हमें आने दो, तब के कैप उसको आने देगा अपनी तरफ, ठीक है। और एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम क्लॉकवाइज चलें, अगर आपको पॉजिटिव साइन लेकर जाना है तो आपको आई से जे की तरफ होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया आपको? अब सेम ऐसे हम बाकी का ट्राई करते हैं। अब देखो अगर हम जे कैप से के कैप की तरफ जाएं, जे कैप से के कैप की तरफ जाएं, ये जे से के, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, आई कैप पर, तो आई कैप डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्शंस अगर फास्ट निकालनी है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये अपने माइंड में इन चीज़ को घुमाना है तो आपको प्रॉपर आंसर समझ आ जाएगा कि अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो मेरी डायरेक्शन नेगेटिव आएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। मतलब अगर हम जे और के को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मतलब मेरा आंसर आएगा तो आई, क्योंकि जो मिस है वही आंसर आएगा, लेकिन पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा वो मैटर करता है मेन, ठीक है। जे से के, आई जे के, आपको सिंपल एक डायरेक्शन याद रखनी है, आई जे के। अगर तो आप उसी फ्लो में चल रहे हो तो पॉजिटिव आंसर, अगर आप ऑपोजिट फ्लो में चल रहे हो कि सपोज मैंने बोला आई जे के की बजाय बोला मैंने के जे आई, ठीक है, तो उल्टा बोला मैंने, तो वो नेगेटिव सेंस में आएगा, ठीक है। तो यही देखो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ के क्रॉस जे तो ये नेगेटिव सेंस में चल रहा है, तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे तब ये आई कैप के बराबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं के क्रॉस आई की, मतलब आई जे के बाद फिर से आई पर आ गए तो ये क्या आंसर देगा हमें, जे कैप आंसर देगा। सिमिलरली अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो आई कैप इंटू के कैप आएगा और माइनस का साइन साथ में आएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी हमारी डायरेक्शंस निकालने की, क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम डायरेक्शंस बताते हैं वो कैसे आती हैं।
तो अब एक और बात है हमारे पास, अब मैं वेक्टर्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रेशर के रिलेटेड और सरफेस टेंशन के रिलेटेड। अब प्रेशर, आपको पता है कि प्रेशर जो है वो कौन सी क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेशर बताओ स्केलर है या वेक्टर है, तो अब क्या बोलोगे इसको, क्या बोल सकते हो, स्केलर है या वेक्टर है? सबसे पहले वेक्टर क्वालिफाई करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो हमारे पास चलो होता है प्रेशर का, लेकिन बात आती है हमारे पास डायरेक्शन की। प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती है? अब आप बोलोगे प्रेशर, अगर मान लो कि मैंने इसको ऐसे दबाया तो प्रेशर की तो डायरेक्शन है नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सपोज़ कि हम किसी लिक्विड में है, वाटर में है, वाटर का एग्जांपल ले लो, वाटर के अंदर कोई भी एक पार्टिकल है, हम उस पार्टिकल पे चेक कर रहे हैं कि कहाँ कितना प्रेशर कहाँ से अप्लाई हो रहा है। कितना प्रेशर वो तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन किस डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि इस पार्टिकल पर ना हर तरफ से प्रेशर लग रहा होगा, तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती इसकी। इस कारण से जो प्रेशर है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आगे आपको समझ कि प्रेशर जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बात आती है सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि अगर आपने मेरा एक्सपेरिमेंट देखा होगा, मैंने आपको सरफेस टेंशन पर एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर मैं आई बटन में लगा दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। उसमें क्या था कि जब हम वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम वाटर के अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर और डाल रहे थे। तो उस केस में क्या हुआ था कि ऐसे हमारे पास ऊपर एक सरफेस टेंशन बन गई थी और पानी बाहर स्पिल नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सरफेस टेंशन थी। अब सरफेस टेंशन कैसे थी? अब अगर मैं टॉप सरफेस को, सपोज़ कि हम पानी को टॉप से देख रहे हैं, तो वो ऐसे दिखेगा आपको, ग्लास बिल्कुल सर्कल शेप में। तो वाटर में क्या हो रहा होता है कि सरफेस टेंशन हर तरफ से अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। खिंचाव बन रहा होता है पानी का, तो वो खिंचाव क्या होता है, उसको पकड़ के रखता है साइड्स पर ग्लास के साथ, ठीक है। इस मतलब क्या है कि इसकी भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो यहाँ से क्या समझ आई कि सरफेस टेंशन भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो प्रेशर और सरफेस टेंशन दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ है। अब बात आती है हमारे पास, सपोज़ कि हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस लास्ट लेक्चर आपने ऑलरेडी अगर देखा हो तो आपको वहाँ से समझ आएगी कि स्ट्रेस ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है, वो क्या है, टेंसर है, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि उसमें प्लेन भी मैटर करता है कि कौन से प्लेन की तरफ हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको चेक कर लेना, या फिर मैं ऊपर आई बटन में भी इस लेक्चर का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप स्ट्रेस दे सकते हो कि स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि वेक्टर क्वालिफाई करने के लिए, सपोज़ कि किसी चीज़ को हमने वेक्टर क्वालिफिकेशन देनी है कि हाँ ये वेक्टर है, उसके लिए हमारे पास आपको पता है कि क्या क्या ज़रूरी होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब एक चीज़ और ऐसी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर तीन चीज़ें हो गई हैं कि अगर किसी चीज़ को आप वेक्टर एज ए क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो उसको क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या शो करना पड़ेगा, अपना एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उस पर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। सपोज़ कोई बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो आपको पता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो उसका एंगल होगा कि किस एंगल पर वो रोटेट कर रही है, ठीक है, कितना एंगल वो रोटेट की, तो वो तो उसका जो है हो जाएगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगी कि किस एक्सिस पर वो रोटेट कर रही है, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो या तो वो ऊपर की साइड होगा या नीचे की साइड होगा, तो वो एक्सिस हो गई हमारी डायरेक्शन की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो इसके पास भी है, तो हम इसको वेक्टर क्यों नहीं बोल देते, ठीक है। बात तो यहाँ पर भी आती है ना कि हम इसको वेक्टर, रोटेशन को वेक्टर क्यों नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम इसके अंदर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है कि सिंपली दो तरह की रोटेशन हो रही है, एक्सिस में दो तरह से चल रही है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो सिंपली हम दोनों को ऐड करके, जैसे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में करते हैं कि दो वेक्टर्स को प्लस किया, रिजल्टेंट आ गया, तो यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। हाँ, अगर मान लो कि रोटेशन काफ़ी कम है, स्मॉल है, इन्फिनिटेसिमल है, तो उस केस में हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में ये वेक्टर क्वालिफाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं अप्लाई कर सकते। नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करें एरिया की, सपोज हम एरिया के बारे में बात करते हैं। अब जो एरिया है ना, वो स्केलर की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो वेक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है। वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि हम कैसे सर्कमस्टांसेस लेकर चल रहे हैं। तो याद रखना, एरिया कैन बी अ वेक्टर और अ स्केलर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है एरिया को ही लेकर। एरिया हो गया, वो भी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म वाला एरिया की बात कर रहे हैं हम। तो एरिया हो गया,
और क्या बोल सकते हैं, करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी, और हम क्या लेकर चल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। अब इनमें क्या होता है, इनकी ना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती है। तो इन तीनों को हम क्या बोल सकते हैं, इन तीनों को हम बोल सकते हैं वेक्टर्स विद स्पेसिफिक डायरेक्शन, वेक्टर्स विद स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे सपोज एरिया की बात कर लो, एरिया की स्पेसिफिक डायरेक्शन क्यों होती है, क्योंकि अगर मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, इसका एरिया क्या है, ये एरिया है कंप्लीट। अब इसका जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इसके परपेंडिकुलर ही होगी, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है इसकी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी कि उसी सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल जो वेक्टर जा रहा होगा वो उसकी डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सपोज कि एक वेक्टर है हमारे पास, वो लीनियर और डायरेक्शनल इफेक्ट के अंडर है, ठीक है, लीनियर या डायरेक्शनल इफेक्ट, यानी कि अगर आप लीनियर चल रहे हो, ठीक है, इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इस तरफ जाओगे तो नेगेटिव होगा, तो वो वेक्टर्स तो क्या होते हैं, पोलर वेक्टर्स। अब सिमिलरली अगर कोई वेक्टर ऐसा है जो रोटेशन इफेक्ट के अंडर है, ठीक है, रोटेशन हो रही है बॉडी की, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो रोटेशन भी याद रखना कि किसी एक्सिस के अराउंड हो रही है, किसी एक्सिस के अराउंड अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, उसके एसोसिएटेड जो वेक्टर्स होंगे उनको तो हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है, एक्सियल वेक्टर्स। और जो लीनियर और डायरेक्शनल इफेक्ट में हो उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो पोलर वेक्टर्स क्या होंगे, एसोसिएटेड विद लीनियर और डायरेक्शनल इफेक्ट, ठीक है। और जो हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एसोसिएटेड विद रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। तो ये होंगे हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स और वो होंगे पोलर वेक्टर्स। तो ये हमारे पास हुआ। देन सपोज कि हम बात कर लेते हैं, अब दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनका हमने करना है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट किया हुआ है। ये दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। अब सपोज़ कि इन दोनों वेक्टर्स के बाउंड में, ठीक है, ये दोनों वेक्टर जो हैं जितना एरिया बाउंड करते हैं, तो उसके अंदर अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूं, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये वाला एरिया है ना ट्रायंगल का, ये वाला एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, और फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा 1/2, जो भी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ना क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, उसको हाफ कर देना, वो आपके पास उस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर हम मान लो कि इन दोनों वेक्टर्स को आगे की तरफ एक्सटेंड करें, ठीक है, वेक्टर्स एक्सटेंड नहीं करने हैं, सिर्फ आपको एरिया याद रखना है कि सपोज़ मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब इसका आप एरिया कैसे निकालोगे, सिंपल बात है, एरिया कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है ए क्रॉस बी वेक्टर का और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यही आपको काम करना है कि अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट का, उसका अगर आप हाफ करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा जो बाउंड हो रहा है इस दो वेक्टर्स के अंदर। अगर आप उनका बिना हाफ किए, मतलब डायरेक्टली आप आंसर यूज़ कर लोगे, तो वो क्या होगा, जो उन वेक्टर्स को बाउंड करते हुए पैरेललोग्राम बनेगी वो उसका एरिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है कि तीन हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। अब इसको देखो कि कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, सपोज़ मैंने इसको ऐसे लिखा और मैंने यहाँ पर लगा दी ब्रैकेट, ठीक है, तो ऐसे शो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ये हमारा होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसकी वैल्यू जो होती है वो इसके बराबर होती है कि सपोज़ मैंने इसको ऐसे लिखा बी वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और यहाँ लगा दिया डॉट। मतलब आपको ये याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट बीच में आएगा, ब्रैकेट्स के बीच में आएगा और डॉट प्रोडक्ट आएगा बाहर। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हमने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ब्रैकेट में डॉट में आ गया सी वेक्टर। तो ये तीनों क्या है, बराबर होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यही चीज़ जो होती है ना वो किसके बराबर होती है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड कैसे बना, फॉर्म्ड बाय थ्री वेक्टर्स, फॉर्म्ड बाय थ्री वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब बात यहाँ पर ये आती है कि पैरेललोपाइप्ड क्या है, ये कैसी शेप होती है। अब पैरेललोपाइप्ड शेप कैसी होती है कि सपोज हमारे पास पैरेललोग्राम्स है,
और वैसे वैसे हमने 6 पैरेललोग्राम्स इकट्ठे मिला दिए और वो मिलकर एक शेप बनी है। वो शेप कैसी बनती है? वो शेप अगर मैं आपको बना कर दिखाऊँ तो वो ऐसे बनेगी। हमने इसको ऐसे बनाया, इसको हमने ऐसे बनाया, ठीक है, यहाँ पर आया, इनको हमने कर दिया ज्वाइन। तो इसमें क्या है, 6 पैरेललोग्राम्स बन रही हैं। 6 कैसे? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो ये 6 पैरेललोग्राम्स हो गए। इन 6 पैरेललोग्राम्स को मिलाकर हमारे पास ये बनता है पैरेललोपाइप्ड। अब इसके अंदर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कहाँ पर है? सपोज़ कि ये वाला ए वेक्टर है, देन सपोज़ करो कि ये बी वेक्टर है, और ये सपोज़ करो कि सी वेक्टर है। हम यहाँ पर ओ पॉइंट दे देते हैं, यहाँ तक नाम देंगे सी पॉइंट, यहाँ तक नाम देंगे हम ए पॉइंट, और यहाँ तक हमने दे दिया बी पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि जो ओ ए वेक्टर है वो क्या है? ए वेक्टर, और ओ बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर, और ओ सी वेक्टर क्या है? सी वेक्टर। तो ऐसे होता है पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। ये 3 वेक्टर्स को मिलाकर बनेगा, तो ऐसे हमने बना दिया पैरेललोपाइप्ड। अब बात ये आती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इसकी वॉल्यूम के ही बराबर होता है, ठीक है। जब वॉल्यूम के बराबर है तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि जो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तीनों वेक्टर्स ये एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन का मतलब क्या है कि सपोज़ कि मेरे पास ये मैंने ये बना रखा है, मेरे पास ये 3 हो गए, ठीक है। सपोज़ मैंने ये बनाया कि ये मेरे पास ऐसे एक्सिस है, ये हमारे पास एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। 3 एक्सिस है। इस टाइम पर क्या है कि सपोज़ ए वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, सी वेक्टर इस तरफ आ रहा है, और बी वेक्टर इस तरफ आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बोला कि तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में, अगर एक ही प्लेन में होंगे तो क्या होगा? ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। एक प्लेन क्या होता है कि ये एक ही साइड पर होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे। अगर कोई वॉल्यूम ही नहीं रहेगी उसके अंदर, जब कोई वॉल्यूम ही नहीं रहेगी तो हम क्या बोलेंगे कि जब हमारे पास तीनों वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में हो तो उस टाइम पर जो वैल्यू होगी वो शुड भी 0 होनी चाहिए। अब बात आती है कि हमारे पास अगर किसी और फॉर्म में हमें वेक्टर दिया हो, ठीक है, जैसे कि हमें वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, ठीक है। ये हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है। देन हमें दिया हुआ बी वेक्टर जो कि होगा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। देन हमें दिया हुआ है सी वेक्टर, वो है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। तब इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होगा वो किस तरह से हम शो कर सकते हैं? वो हम ऐसे शो कर सकते हैं कि मैंने ए बी सी का क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल कर दिखाना है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इन सब के कॉम्पोनेंट्स को हम ऐसे लिखेंगे, A1 A2 A3। जो फर्स्ट वाला वेक्टर है उसके कॉम्पोनेंट्स ऐसे आ जाएंगे, सेम ऐसे सेकंड वाले के कॉम्पोनेंट्स आएंगे B1 B2 B3। देन हमारे पास आएगा C1 C2 C3, और यही हमारा आंसर होगा जो ABC के बराबर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और ये भी एक तरीका है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आप 2 वेक्टर्स को प्लस करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। 2 वेक्टर्स को जब हम प्लस करेंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब बात मेन ये आती है कि अगर हम 2 वेक्टर्स लेकर चलें और वो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए वेक्टर लेकर चलें, ठीक है, ए वेक्टर लेकर चलें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो दोनों अगर सेम हो, मतलब उसका आंसर ए ही आ रहा हो, हम अगर निकालेंगे एक रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा जब हम दोनों को प्लस करेंगे। अब देखो आंसर फॉर्मूला तो हम वही यूज़ करेंगे, लेकिन क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, ए की जगह तो ए ही आएगा, अब बी की जगह भी ए आएगा। देन क्या आएगा 2a, और यहाँ पर भी a, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे A²। यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। देन A² प्लस A² ये मिलकर बनाएगा 2a² प्लस 2a² cos थीटा। इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 2a² कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा 2a², यहाँ पर बचेगा 1 प्लस cos थीटा। अब जब ये 2a² रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? रूट 2a, और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 प्लस cos थीटा। अब ये मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया हुआ है कि 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है? 2 cos² थीटा/2 के। रूट 2, यहाँ पर क्या आएगा? 2 cos²
थीटा बाई 2 और ये होगा रूट के अंदर, ठीक है। जब आगे हम सॉल्व करेंगे ये बनेगा √2a। अब 2 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, √2 बनेगा, और ये पहले से ही स्क्वायर के अंदर है तो बाहर जब रूट से आएगा तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये बनेगा cos थीटा बाई 2। जब √2 मल्टीप्लाई होंगे तो बनाएगा 2a cos थीटा बाई 2। तो ये हमने आंसर निकाल के दिखा दिया है, डायरेक्ट हमने रिजल्टेंट निकाल के दिखा दिया है। तो ये आपको सीधा डायरेक्ट फार्मूला क्या याद करना है कि जब हमारे पास, ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब हमारे पास a और b वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो तो उस केस में अगर मैं a वेक्टर और b वेक्टर को प्लस करूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2a cos थीटा बाई 2। ये हमें मेन पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया कि कैसे आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है। सपोज़ कि दोनों के बीच में जो हमें एंगल दिया हुआ है, ठीक है, हम एंगल की बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच में जो एंगल है, जो थीटा है, हम उसकी वैल्यूज़ लेकर चलते हैं कि अगर एंगल थीटा 0 डिग्री हो तब क्या आंसर आएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब cos 0। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2a। तो मतलब हमारे पास डायरेक्ट 2a आंसर आ जाएगा कि जो आपको a मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आप उसको डबल करो, आंसर आ गया। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू सपोज 60 डिग्री दी हुई है, 60 डिग्री पुट करो, 60/2, 60/2 क्या आएगा, 30 आएगा। तो ये बनेगा 2a cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये बनेगा 2a इंटू √3/2। 2 से 2 कट हुआ तो हमारे पास आंसर आया √3a। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि जब हमारे पास दोनों के बीच में एंगल 60 हो तब आंसर क्या आता है, √3a, कि जो सेम मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है उसको डायरेक्ट √3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आपको इनको अगर आप इनको लर्न कर लोगे ना तो आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप दोबारा से पूरा फार्मूला लगा रहे हो तब आप आंसर निकाल रहे हो। आप यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो। नाउ अगर थीटा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री आप पुट करोगे, 90 डिग्री में क्या बनेगा, 2a cos 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90/2 हो जाएगा। अब cos 45 क्या होता है, 1/√2। तो अगर आप इसको आगे लिखोगे तो ये बनेगा 2a इंटू 1/√2। ये √2 से और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ऊपर आएगा √2, तो ये बनेगा √2a। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, √2a, अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री है। नाउ अगर हम थीटा की वैल्यू 120 डिग्री लेकर चलें तो 120 डिग्री के लिए क्या आएगा, 120/2 cos 60 हो जाएगा। cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 से 2 कैंसिल होगा तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा a, ठीक है। 120 डिग्री के केस में वही आंसर आ जाएगा जो आपका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इन दोनों का एडिशन वही आ जाएगा आंसर। अगर हमें थीटा की वैल्यू 180 डिग्री दी हुई है तो 180 डिग्री/2 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ओवरऑल आंसर ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 0 हो गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर तो हमारे दो एंगल्स, दो जो हमारे वेक्टर्स होंगे उन दोनों के बीच में एंगल, ठीक है, अगर तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हैं, अगर 0 है तो हमारे पास 2a आंसर आएगा कि डबल हो गया, प्लस का प्लस कर दिया, ठीक है, वेक्टर्स के ऊपर प्लस से प्लस कर दिया, डबल आंसर आ गया। अगर दोनों के बीच में एंगल थी 60 डिग्री है तो क्या करना है, √3a आंसर लिखना है, ठीक है। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यानी कि ऐसे दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तब आंसर क्या आएगा, √2a आएगा। अगर दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, मतलब ऐसे है 120 डिग्री, तब आंसर क्या आएगा, सिंपल a आंसर आएगा। अगर दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, ठीक है, इस केस में क्या आएगा, हमारे पास एडिशन इनका 0 आंसर आएगा। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको आप इनको लर्न कर सकते हो और आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो काफ़ी फास्ट होगा और आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रीवियस वाला जो पॉइंट था उसके साथ ही रिलेट करता है कि उसमें प्रीवियस वाले में आपने क्या पढ़ा था, एडिशन का पढ़ा था कि जब आप एडिशन करते हो किन्हीं भी दो वेक्टर्स की तो उसमें जो आंसर आता है वो क्या आता है, 2a cos θ/2, ये आंसर आता है। अब सपोज़ करो कि अगर आप माइनस कर रहे हो तो माइनस का आंसर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो मैग्नीट्यूड उसका आएगा 2a sin θ/2, ठीक है। अब ये आपका काम है, ये आप खुद से निकाल कर देखना, बिल्कुल सेम प्रीवियस वाले की तरह ही है, कुछ थोड़े बहुत ही चेंजेस आएंगे, ठीक है। आप उसको करके देखो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ है तो मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। तो अभी आपका काम यही है कि आप इसको खुद से निकाल कर देखो कि 2a sin θ/2 कैसे आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो एंगल के ऊपर बात करेंगे हम कि सपोज़ कि दो आपको वेक्टर दिए हुए हैं,
और आप उन दोनों के बीच में आपसे एंगल पूछा गया कि थीटा एंगल निकाल कर दिखाओ, तो वो आप कैसे निकालोगे। अब कईयों के माइंड में ये आएगा कि हम दोनों यूज़ कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट भी क्रॉस प्रोडक्ट भी। कोई निकालेगा डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करके एंगल को, कोई निकालेगा क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करके। कैसे, मैं आपको निकाल कर बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर क्या होता है, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। सिंपल बोलोगे आपकी कॉस थीटा। अब मैंने बोला कि आपको थीटा निकालना है, तो थीटा आप कैसे निकाल कर दिखाओगे। आप क्या बोलोगे कि इसको हम डिवीज़न में डाल देते हैं, ये ए बी नीचे आ जाएगा और जो कॉस थीटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। हमें निकालना है थीटा, तो थीटा निकालने के लिए क्या होगा, ये कॉस उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस इन्वर्स, तो ये हमारे पास आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में आएगा ए बी। ठीक है, तो आप सिंपली ये बोल दोगे। ठीक है, मान लिया ये बिल्कुल सही आंसर है कि आप ऐसे एंगल निकाल सकते हो। अब जो दूसरे केस वाले होंगे ना बच्चे, जो मन में ये सोच रहे हैं कि हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ बिल्कुल गलत है, कि वो चीज़ काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं करेगी, ये देखो, ये तो है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से तो मैंने आपको बता दिया कि वो काम करेगा, आपका बिल्कुल प्रॉपर एंगल आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं है, पहले मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट से आप क्या सोच रहे होगे। ठीक है, अब आपने ये सोचा होगा कि हम ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, नीचे ए बी आ जाएगा। ठीक है, और इधर बचेगा साइन थीटा, साइन को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स, तो हमारे पास डायरेक्ट थीटा का आंसर आ गया। लेकिन ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो पहली मेन चीज़ तो आप ये देखो कि अगर आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा एक स्केलर आंसर देता है, यानी कि यहाँ पर तो आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा और नीचे तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास एक नंबर ही आएगा यहाँ पर, और उस नंबर के हिसाब से आप कॉस इन्वर्स निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन बात जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पर आते हो ना, तो आपको पता है कि दो वेक्टर्स को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपके पास एक नया वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो वो वेक्टर आएगा ना यहाँ पर, उसका मैग्नीट्यूड तो नहीं आएगा, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। चलो वो भी मान लिया कि उसको आपने अलग छोड़ दिया। अब बात देखो कि आपको एंगल निकाल कर दिखाना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में तो क्या डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, वो तो एक ही प्लेन में होंगे वेक्टर्स और आप उनका एंगल निकाल देते हो। ठीक है, यहाँ पर प्लेन सेम रहता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास थर्ड वेक्टर आता है, आपको याद होगा कि थर्ड वेक्टर क्या होता है। सपोज़ कि ये मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए और बी। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप ए और बी को क्रॉस कर रहे हो तो हमें क्या करना है, ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। तो जिस तरफ मेरा थंब पॉइंट कर रहा होगा, राइट हैंड का थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, वो क्या होगा, वो हमें थर्ड वेक्टर का आंसर देगा। कि जो इन दोनों को क्रॉस करके आंसर आएगा ना, जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो आप एंगल कैसे बताओगे। ठीक है, जब प्लेन ही चेंज हो गया तो एंगल बताने के बहुत से तरीके हो जाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर एंगल को निकालना। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप थीटा की वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करके नहीं निकाल सकते, डॉट को यूज़ करके निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, सपोज हम निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अपने परपेंडिकुलर अपने जो यूनिट वेक्टर है वो निकालना है। ठीक है, अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, जब हम इसका आंसर निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, तो आपको पता है एक नया वेक्टर आता है सी वेक्टर आता है। अब देखो सी वेक्टर किस किस चीज़ से मिलकर बना होगा। एक तो पहली बात, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो साथ में उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ठीक है, वही तो बात है। एक नया वेक्टर आ रहा है हमारे पास सी वेक्टर, उस सी वेक्टर में क्या होगा, एक सी होगा जो कि उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और क्या होगा, एक सी कैप होगा जो उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये लिख सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड देखो कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हम इसको ऐसे शो करेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और हम क्या शो कर सकते हैं कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आ रहा समझ या नहीं आ रहा। देखो हमने क्या बोला कि अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूं तो मेरे पास एक नया वेक्टर आता है। ठीक है, और उस नए वेक्टर का अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, अपनी एक डायरेक्शन होगी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सी मतलब उसका मैग्नीट्यूड डॉट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट वाला मत समझना, ये नॉर्मली एक प्रोडक्ट वाला है, तो हम इसको हटा ही देते हैं यहाँ से ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैग्नीट्यूड इनटू में क्या आएगा, एक डायरेक्शन आ जाएगी जो कि होगी सी कैप। ठीक है, तो जब इसका काम ये कर रहा है तो हम इसको हटा दें यहाँ से, मैंने इसको हटा दिया। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड है
मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंपल सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस कारण से मैंने इसको यहाँ पर लिखा। अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब ये सी नीचे आ जाएगा, तो ये क्या है, यही तो है यूनिट वेक्टर जिसकी मैंने बात करी थी। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारे पास सपोज दो वेक्टर्स है मेरे पास, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, तो 90 डिग्री पे होगा। इसलिए यूनिट वेक्टर जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इस प्लेन की इसने डायरेक्शन बता दी बाहर की तरफ। तो ये हो गया हमारे पास। इसको और किस वे में लिख सकते हैं हम, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और नीचे जो मैग्नीट्यूड आया हम इसको ऐसे लिख देंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका आंसर आया, यूनिट वेक्टर का आंसर आ गया। तो ये था इसको शो करने का एक तरीका। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड है। वैसे तो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। सपोज़ कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब मैं एक लाइन लिखता हूँ, वो लाइन क्या होगी, वो डॉट प्रोडक्ट ही होगा। उसको एक लाइन की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब कैसे होगा, अब देखो, जैसे कि इन दोनों एंगल्स के बीच में एंगल थीटा होता है, ये आपको पता है एंगल होता है थीटा। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने आपको कंपोनेंट्स के टाइम पर क्या बताया था कि एल फॉर्म कर लो, उस एल की जो डायरेक्शन होगी ना वो वेक्टर के साथ ही जा रही होगी। तो वेक्टर को रखना सेंटर में और एल बना देना उसी तरफ। अगर वेक्टर उस तरफ जाया तो ये इस तरफ जाएंगे, अगर वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया। जो थीटा के साथ है वो कौन सा होगा, कॉस वाला, यानी कि बी कॉस थीटा, क्योंकि बी के बनाए हमने कंपोनेंट्स ही। तो ये बी कॉस थीटा होगा और ये क्या होगा, बी साइन थीटा, ये होगा बी साइन थीटा। अब मैंने अभी आपको क्या बोला कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए के अलोंग में बी का कौन सा कंपोनेंट है, ये ए वेक्टर जा रहा है, इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, बी का, बी कॉस थीटा। तो बस यहाँ लिखो बी कॉस थीटा इंटू ए। ये क्रॉस प्रोडक्ट ही तो होता है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट ही तो होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं एक और लाइन लिखूँ, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये भी डॉट प्रोडक्ट है। ये कैसे है, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा, ठीक है। अब इसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे, तो ये कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, क्योंकि इस बार ए वेक्टर है बीच में, हमने ए वेक्टर के कंपोनेंट्स निकाले हैं। तो थीटा के साथ क्या होगा, ए कॉस थीटा, और जो थीटा से दूर होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा। हमने यहाँ पर लिखा ए साइन थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बी के अलोंग ए का कौन सा कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा, यहाँ पर लिखा ए कॉस थीटा, इंटू में आ गया बी, ये भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो बस सिंपल सी बात है, ठीक है। ये लाइंस याद रखना, ये लाइन भी डॉट प्रोडक्ट होती है। अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट और है कि ये दोनों कंपोनेंट्स बराबर कब होंगे। इन दोनों कंपोनेंट्स को हम इक्वल कब बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा बी कॉस थीटा इंटू ए, और मैंने यहाँ पर लिखा ए कॉस थीटा इंटू बी। ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल कब होंगे, जब हमारे पास ए और बी इक्वल हो, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ तभी होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं होगा, फिर इक्वल नहीं होंगे। मतलब क्या है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो तो उस केस में कंपोनेंट्स भी सेम आएंगे, ठीक है, बराबर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है और ये है एक बी वेक्टर, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, आपको पता है कि ये डायगोनल की तरफ जा रहा होता है रिजल्टेंट, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता है क्या होता है, हमें क्या करना है, इन दोनों को बस हमें प्लस करना है तो आंसर आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की फॉर्म में ऐसे आएगा। इसका सपोज हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये तो होता है एडिशन का, जिसमें हम आर वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। अब इसी केस में अगर मान लो, अब देखो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ पैरेललोग्राम को, ये तो हो गया एक डायगोनल। अब सपोज मैंने दूसरा डायगोनल भी बनाया, सेकंड वाला डायगोनल बनाया, वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना।
तो ये देखो, इसमें एक चीज़ नोटिस करना है कि दोनों के हेड्स मिल रहे हैं आपस में, ठीक है। ये जो आंसर हमारे पास आएगा इसको मैं नाम दे देता हूँ एस वेक्टर। एस वेक्टर क्यों दिया? सब्ट्रैक्शन के बेस पर नाम दे दिया कि सब्ट्रैक्शन आता है इसके अंदर वैसे, तो इस कारण से मैंने इसको एस वेक्टर नाम दिया। तो अगर आपको एस वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। समझ आ गया आपको? रिजल्टेंट तो आपको पता ही है कि वेक्टर हमारे इस तरफ जाते हैं, दोनों डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, मतलब ये एक पॉइंट है वो इस तरफ भी जाना चाहता है, इस तरफ भी जाना चाहता है सिंगल टाइम में, तो ये क्या करता है, ये सेंटर में निकल जाता है बीच में, तो ये तो रिजल्टेंट होता है, इसको सिंपली आपको प्लस करके निकालना होता है। लेकिन अगर आपको दूसरा डायगोनल निकालना है, जो पैरेललोग्राम फॉर्म होती है उसका अगर आपने सेकंड डायगोनल निकालना है तो वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में निकलेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास इसका आंसर। अब केस ये लेकर चलेंगे हम कि सपोज़ अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस केस में क्या होगा, तब जाकर दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर आ जाएगा, मतलब रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन वाले वेक्टर के, मतलब एक डायगोनल दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये डायगोनल 1 आ जाता है, ये डायगोनल 2 आ जाता है, ठीक है। सपोज़ मैंने इसको डायगोनल 1 और डायगोनल 2 नाम दिया है, डायगोनल्स ही तो हैं पैरेललोग्राम के, तो डायगोनल 1 निकाल लिया, डायगोनल 2 निकाल लिया। अब बात हमने ये करी थी कि सपोज़ इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है ये 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये तो एक रेक्टेंगल की फॉर्म बन जाएगी, और रेक्टेंगल में क्या होते हैं, डायगोनल्स बराबर होते हैं, तो इसमें भी डायगोनल्स बराबर आएंगे, ठीक है। वो कैसे आएंगे, जब कॉस थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो मतलब ये टर्म तो 0 हो जाएगी यहाँ से। सिमिलरली यहाँ से भी 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों बराबर आ जाएंगे। हमने यहाँ पर लिखा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, d1 इज इक्वल टू d2, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। अदरवाइज़ हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे वेक्टर्स के रिलेटेड आपसे डिस्कस करने थे। अब नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।